राजा नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिता अशोक बेरोजगार थे। उनके पास कोई काम नहीं था। उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। एक दिन राजा की माँ शांति ने अशोक से कहा, सुनो जी, त्योहार का समय आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब त्योहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाते हुए देखकर हमें अपने आप से बहुत गुस्सा आता है कि हम अपने इकलौते बेटे राजा को कुछ नहीं दे पाते। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। काम काज तो अब रहा नहीं। मैं तुम्हारा पेट ही सही से नहीं भर पाता तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ले पाऊंगा। इतने में राजा दौड़ता हुआ आता है। पापा पापा, पड़ोस के जो लड़के हैं वो मुझे पटाखे नहीं जलाने दे रहे। कह रहे कि तू गरीब है और तू पटाखे नहीं चला सकता। क्या पापा, हम गरीबों को पटाखे चलाने का हक नहीं है? मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली का समय आ रहा है, क्यों ना हम पटाखे बनाकर बाजार में बेच दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दिवाली के समय पटाखे तो जरूर बिक जाएंगे, जिससे हमारी भी दिवाली अच्छी बन जाए शायद। अब अशोक, शांति और राजा घर में पटाखे बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। कोई है घर में? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस घर में कोई है क्या? आइए महाराज, प्रणाम, पधारिए। प्रणाम बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता? हाँ बेटा। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, एक कटोरी चावल ही है। इसी की खीर बनाकर साधु महाराज को खिला देती हूँ। घर से कोई साधु महाराज भूखा जाए, त्योहार पर ही अच्छा नहीं लगता। आइए महाराज, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा ईश्वर भला करे। आज तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। शांति एक कटोरी चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को खिलाती है। साधु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनकी सेवा भी करती है। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर बनाई है। भगवान तेरे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। तेरा दिल बहुत नेक है, तू ईमानदार है। भगवान तेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस रात तेज आंधी तूफान आता है और उनकी झोपड़ी में से पानी टपकने लग जाता है और घर में पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, हमारी झोपड़ी से पानी! इतनी तेज आंधी और तूफान कहाँ से आ गया? बारिश ने तो आज हद ही कर दी। हमारे सारे घर में पानी भरने लगा है। अरे शांति, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से पटाखे बनाए थे और सारे के सारे भीग गए। ये तो सारे खराब हो गए। हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम उन्हें बचा भी नहीं सकते। अब हमारी दिवाली नहीं बनेगी क्या? बेटा, जैसी ईश्वर की मर्जी, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर उसने यही सोचा है तो फिर यही सही। शांति, अशोक, राजा तीनों उदास हो जाते हैं। अशोक अपनी झोपड़ी के आगे सिर पकड़कर बैठा हुआ होता है। तभी साधु महाराज वहां आते हैं, जो उसकी झोपड़ी में खाना खाकर गए होते हैं। अरे बेटा, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? साधु महाराज प्रणाम, पर मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? कल तो सब कुछ ठीक था। तुमने मुझे भरपेट खीर खिलाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हो। मुझे बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मेहनत से दिवाली पर बेचने के लिए पटाखे बनाए थे, पर आंधी तूफान आने के कारण वो सारे खराब हो गए। अब मैं उन्हें बेच नहीं सकता और रोजगार का कोई चारा नजर नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है बेटा, तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम देखते जाओ। साधु महाराज अपने त्रिशूल को घुमाते हैं तो उसकी झोपड़ी में रखे सारे बम पटाखे सूख जाते हैं और दुगुनी आवाज से और तेज रोशनी से जलने लगते हैं। अशोक, ये जो बम पटाखे तूने बनाए थे वो सारे सूख गए हैं और बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, तेज रोशनी के साथ।
क्या? सच में महाराज, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, इसका एक फायदा है, ये पटाखे जादुई हैं। ये टोकरी कभी भी खाली नहीं होगी। तू जितना इन पटाखों को बेचेगा, ये उतने और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बस दिवाली तक। इन पटाखों के चलने से प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि वातावरण और अच्छा हो जाएगा। साधु महाराज, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे भी सूख गए और उनसे प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया महाराज। साधु महाराज दोबारा से अपना त्रिशूल घुमाते हैं तो वहाँ एक अनार बम से बना हुआ एक बड़ा घर प्रकट हो जाता है और साधु महाराज अशोक और शांति से कहते हैं, बेटा शांति, तुमने मुझे भरपेट खाना खिलाया था। मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। इसके बदले मैं तुम्हें एक अनार बम से बना हुआ घर देता हूँ। ये अनार बम का घर जादुई है। इसमें किसी भी बारिश, धूप, तूफान का कोई असर कभी नहीं होगा। इसमें हमेशा बरकत होगी और इसमें रहने वाला हमेशा खुश रहेगा। अशोक और शांति साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अशोक और शांति उन पटाखों से पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और गरीब बच्चों को पटाखे देते हैं। सभी को मुफ्त पटाखे बांटते हैं, जिससे वो अमीर हो जाते हैं। एक दिन शांति अशोक से कहती है, देखो हम कितने गरीब थे, हमारे पास दिए जलाने तक के भी पैसे नहीं थे और आज वह दिन है जब हम गरीब बच्चों में पटाखे मुफ्त में बांट रहे हैं। इन पटाखों ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। तुमने जो नेक भाव से उस साधु महाराज की सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने हमारी जिंदगी बदल दी। देखो आज हमारा बेटा राजा कितनी अच्छी तरह से दिवाली मना रहा है। तभी राजा आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी दिवाली इतनी अच्छी बना दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी अमीर लोगों के साथ दिवाली मना पाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं सबके साथ दिवाली मना रहा हूँ और सब मुझसे मेरे बने हुए पटाखे लेना चाहते हैं। शांति और अशोक राजा की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं, साथ ही साथ सबकी मदद भी करते हैं। एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे, सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा। माँ, पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा, मुझे बाइक चाहिए। पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ, दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना। ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया।
लेकिन कॉलेज पहुंचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूंगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुंच गया। लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? माँ, ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ, मन बहलाने दो बेचारे को। इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना, तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार, इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा, अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में
वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग बम्बू बाइक देखने आने लगे।